रिजल्ट उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस फिनोमेना की वजह से अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ट्रेडिशनल थ्योरी वैलिड है तो गियर्ड कंपनी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू अनगियर्ड। तो इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अनगियर्ड कंपनी में 100,000 इन्वेस्ट किया, गियर्ड में भी 100,000 ही इन्वेस्ट हुआ है, और दोनों का जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो 20% रिटर्न है। लेकिन दोनों के अंदर बेसिकली फर्क सिर्फ इतना है कि एक कंपनी में डेट है और एक में नहीं है। इसमें 40,000 का डेट है और 60% जो इन्वेस्टमेंट थी जो वो इक्विटी बेस्ड थी। लेकिन अगर ट्रेडिशनल थ्योरी वैलिड है तो ट्रेडिशनल थ्योरी वैलिड होने की वजह से दोनों की वैल्यू में फर्क आएगा, और वो वैल्यू में फर्क हमने 30,000 के साथ एट्रीब्यूट किया है, और सारा का सारा इंक्रीज हमने इक्विटी में शो कर दिया है कि अगर ट्रेडिशनल थ्योरी वैलिड है तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म वुड बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ अनगियर्ड। अगर डेट की वैल्यू जो भी आप असेस कर दो तो डिफरेंस सारा का सारा हम जो प्लेस करेंगे वो इक्विटी में प्लेस करेंगे। फिर एक इन्वेस्टर को हम अज्यूम करते हैं जिसकी 30% शेयर होल्डिंग जो है वो बेसिकली गियर्ड कंपनी के अंदर मौजूद है। अब एमएम हाइपोथेसिस ने कहा कि ये फिनोमेना मौजूद है। अब हम जी के हवाले से एक प्रोसेस शुरू करेंगे जिसको हम आर्बिट्रेज का नाम देंगे, और इसमें साइमल्टेनियसली वो दो ट्रांजैक्शन में इंगेज होगा अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, अपने आप को सेम पोजीशन पे बैलेंस आउट करने के लिए। जैसा वो जी के अंदर है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए साइमल्टेनियसली दो ट्रांजैक्शन कैरी आउट करेगा। एक काम तो ये करेगा कि वो जी में अपनी शेयर होल्डिंग को बेचेगा, और फिर जो है वो अनगियर्ड कंपनी के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग को जो है परचेज करेगा। लेकिन अगर वो जी के शेयर्स बेच के अनगियर्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले तो उसकी पोजीशन डायरेक्टली सेम नहीं होगी, क्योंकि जी के अंदर गियरिंग है, लेवल ऑफ रिस्क मौजूद है, जबकि यू के अंदर लेवल ऑफ रिस्क मौजूद नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क एटलीस्ट मौजूद नहीं है। तो अगर सेम ग्राउंड पे बेसिकली आपको रखना है समान सिचुएशन को, तो फिर ये जरूरी है कि या तो अनगियर्ड कंपनी आपके पार्ट पे डेट रेज करे, या अगर अनगियर्ड कंपनी डेट रेज नहीं कर रही तो जो इन्वेस्टर है वो अपने पार्ट पे डेट रेज कर ले। क्योंकि अगर आप एक चीज नोट कीजिए, आप कंपनी में अगर 10 रुपए लगाते हो, कंपनी उसके अगेंस्ट 5 रुपए का लोन लेती है और टोटल इन्वेस्टमेंट 15 रुपए की करती है, तो पॉसिबल ये कह लें कि आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर 2/3 ऑनर फाइनेंस है और 1/3 डेट फाइनेंस है। तो जितना भी रिटर्न आएगा उसमें से पहले डेट की कॉस्ट को बेयर करना है, वेरिएशन आपकी बीइंग ऑनर इनकम में आएगी, और बाकी बेसिकली जो कंपनी आपको देगी। और अगर इसके बजाय ये भी हो कि कंपनी लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन बीइंग इन्वेस्टर आप 10 रुपए अपने लगा के 5 रुपए का फर्दर आप खुद लोन रेज कर लें और कंपनी के अंदर 15 रुपीज इन्वेस्ट कर दें, और कंपनी को आप ये मना कर दें कि कंपनी अपने पार्ट पे डेट रेज ना करे। क्योंकि ट्रेडिशनल थ्योरी में बेसिक थीम ये है कि इक्विटी के मुकाबले में डेट लोअर है, इसलिए डेट होने का एडवांटेज मिलता है। तो इसीलिए अगर ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि डेट रेज करके आप एडवांटेज ले सकते हैं, तो वो डेट कंपनी के बजाय अगर ऑनर अपने पार्ट पे खुद लेना चाहे तो भी एडवांटेज मिलेगा। और इसी चीज को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गियरिंग विद पर्सनल गियरिंग। गियर्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्टर ने लोन नहीं लिया हुआ, इन्वेस्टर ने तो अपनी इक्विटी इन्वेस्ट की थी, लेकिन डेट के एडवांटेज को लेने के लिए कंपनी ने डेट या गियरिंग क्रिएट कर ली। अब अगर वो इन्वेस्टर गियर्ड कंपनी में से अपने शेयर्स डिस्पोज ऑफ करके अनगियर्ड में इन्वेस्ट करेगा, तो जो लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क गियर्ड के अंदर मौजूद था वो लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क अनगियर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर हम दोनों में जी की पोजीशन को कंपेयर करने जाएंगे तो ग्राउंड सेम नहीं है, तो या तो अनगियर्ड डेट रेज करे, अगर अनगियर्ड डेट रेज करने को तैयार ही नहीं है तो फिर इन्वेस्टर अपने पार्ट पे पर्सनल गियरिंग क्रिएट कर ले, और उसी रेशो में पर्सनल गियरिंग क्रिएट करे जिस रेशो में कंपनी ने वो गियरिंग क्रिएट की हुई थी। तो उसी रेशो के हवाले से अगर वो इंडिविजुअल पर्सनल गियरिंग क्रिएट करके अनगियर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क जिस तरह जी में था उतना ही लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क उसके पास अनगियर्ड में आ जाएगा। बेसिक आर्बिट्रेज प्रोसेस के लिए ये एक अजम्पशन है जो प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है, क्योंकि कंपनी जब डेट लेती है तो उसकी डेट लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इंडिविजुअल की डेट लेने की कैपेसिटी उतनी नहीं होती। दूसरी बात, जब कंपनी डेट लेती है तो उस पर उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जबकि इंडिविजुअल को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। तो ये कहना कि पर्सनल गियरिंग इज अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गियरिंग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारा टैक्स का इशू नहीं है। दूसरा असम्पशन हम ये ले लें कि पर्सनल और कॉर्पोरेट गियरिंग में जो डेट अवेलेबिलिटी है वो भी फिलहाल सेम है। इस बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ये वैलिड नहीं है कि हम बेसिकली कंपनी जितना लोन रेज कर सकती है इंडिविजुअल उसी रेशो में उतना लोन रेज कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम सर्कमस्टांसेस मिल जाए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल
नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल थ्योरी के फिनोमेना को हम समझते हुए बात करें और ये अजम्पशन लेके इन्होंने ये डेवलप किया है कि पर्सनल गियरिंग डेवलप करके आप कॉर्पोरेट गियरिंग को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम जी के प्रोसेस की बात करें, जी के पास अगर 30% शेयर होल्डिंग है एक इन्वेस्टर के पास जी के अंदर, तो इस वक्त एट प्रेजेंट आप कंप्यूट कर सकते हैं जी से उसको कितना शेयर मिल रहा होगा। शेयर ऑफ इन्वेस्टर फ्रॉम कंपनी जी कितना होगा? जी की EBIT इस वक्त मौजूद है 20,000, उसमें से इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी लेस होगी? 4,000, 16,000 आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अगर इसकी शेयरिंग कितनी है 30%, तो उसको जो शेयर मिलेगा 4800। ये तो assumption है। यही assumption है। आप ये नहीं सोचेंगे कौन सा बैंक देगा नहीं देगा, मतलब हमारा assumption इसी चीज पे बेसिक थीम ही यही है कि पर्सनल गियरिंग इज अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गियरिंग। और बाद में जाके ये चीज वैलिड नहीं होती, इसीलिए तो टैक्स वर्ल्ड के अंदर वैल्यूएशन में डिफरेंस आता है। इसी वजह से पहले टैक्स नहीं होता था क्या? नहीं, बेसिकली आप फिनोमेना जब डेवलप कर रहे हैं आप किसी को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हम अजम्पशन लेते हैं इसलिए ताकि कुछ इफेक्ट को साइलेंट करके बेसिक फिनोमेना डेवलप करो, ग्रेजुअली उसको रियलिटी के करीब लाए। अब अगर यही इन्वेस्टर अपनी शेयर होल्डिंग सेल आउट करेगा तो कितने प्रोसीड मिलेंगे? सेल प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इन जी। अगर 90,000 का 30% उसके पास मौजूद है तो वो रियलाइज होगा 90,000 का 30% 27,000 उसने रेज किया। अब ऑलरेडी अगर हम कंपनी में देखें तो 130 के अंदर 40 डेट होता था और 90 इक्विटी। तो जो रेशो कंपनी ने गियरिंग का डेवलप किया हुआ था वही रेशो अगर ये डेवलप करना चाहे तो इस इंडिविजुअल को लोन रेज करना पड़ेगा। लोन कितना रेज करेगा? अगर सेम फाइनेंसिंग मिक्स उसको मेंटेन करना है, अगर सेम फाइनेंसिंग मिक्स जस्ट लाइक कंपनी जी अगर मेंटेन करना है तो उसको लोन रेज करना पड़ेगा। और रेशो कितना होगा हमारे पास लोन रेज करने का? 4/13 का होगा। 4/13 के हवाले से अगर हम आइडेंटिफाई करें, या अगर हम इसको ले लें कि ये आपके पास 9 है तो 4/9 के रेशियो से हमें अपना फर्दर डेट रेज करना है। तो पर्सनल लोन जो लेगा अगर वो इंडिविजुअल गियरिंग को डेवलप करने के लिए 27 इंटू ये चूंकि 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मुकाबले में 4 12,000। अब अगर ये इंडिविजुअल 12,000 का लोन रेज करेगा और ये भी अंडरस्टूड है कि उस वक्त जो लोन की जो कॉस्ट होगी वो भी इंडिविजुअल के लिए 10% होगी। अब इसके पास टोटल फंड अवेलेबल है वो है 39,000 के। जो टोटल फंड है वो 39,000 के। और अगर ये सारे के सारे फंड यू के अंदर इन्वेस्ट कर दिए जाए ये 27 किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? 9 को इक्विटी के पोर्शन में। तो अगर आपस के इनका रेशियो देखें तो अगर आप ये कह रहे हैं 27 + 12 ये कुछ इस तरह होना चाहिए 39 की, ये आपके पास में 130 का रेशियो बनना चाहिए, ये 40 का रेशियो और ये आपके पास 90 का रेशियो। डायरेक्ट 40,000 का 30% वही ले आप इसका लेना 40,000 40 का 30% 40 का 30% डेट से अगर 30% जितना इक्विटी में मेरा डेट 30% हाँ रिलेशनशिप वही होगा आपके पास में, क्योंकि आप जो रिलेशनशिप कह रहे हैं 4/13 तो 4 का डेट इन रिलेशन टू टोटल इन्वेस्टमेंट है, जबकि टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है ये हमारे पास में इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है। तो इक्विटी के रिलेशनशिप में रेशियो 4/13 है 4/9 है। अब अगर ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यू के अंदर हो जाए तो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन यू कितनी हो जाएगी? 39। अब शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम यू कितना मिल रहा है? $20,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, कोई इंटरेस्ट नहीं कोई टैक्स नहीं, तो 20,000 का 39% मिलेगा।
7800 7800